यूक्रेन के दूरदराज गांव की धूल भरी गलियों में एक साधारण सी जिंदगी के छोटे छोटे सुख छुपे थे। वहीं एक छोटा सा घर था, दीवारों पर वक्त की दरारें, लेकिन भीतर हर कोने में बसता था अपनापन और उम्मीद। इसी घर में रहते थे निकोला और उसकी पत्नी नास्तिया। नास्तिया अपने हाथों से लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बनाती थी, और निकोला पास के स्कूल में गणित पढ़ाने वाला एक सौम्य, ईमानदार और प्रिय अध्यापक था। बच्चों की आंखों में उसके लिए श्रद्धा थी, सिवाय एक के, इवन, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, जो रोज निकोला को उसकी गरीबी और सादगी के लिए चिढ़ाता, तंग करता। लेकिन निकोला कभी जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराकर सब सह लेता। उसकी दुनिया में जंग, बंदूकें, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि वह उनसे नफरत करता था। मगर एक दिन दुनिया के रंग अचानक बदल गए। स्कूल में एक कोने में चल रहे टीवी पर खबर आई, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कई सैनिक मारे जा चुके हैं और रूसी सेना कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। निकोला के दिल में बेचैनी भर गई। ऐसे ही एक शाम जब वह घर लौटा, नास्तिया ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। घर में नए जीवन की आहट थी। अगले दिन की सुबह और भी सुनहरी थी। सुबह निकोला ने हमेशा की तरह पत्नी को अलविदा कहा, साइकिल उठाई और स्कूल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे दो सैनिक दिखे, अजनबी सी वर्दी, चेहरे पर अजनबीपन। उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, मगर सोचा शायद सरकार ने नई वर्दी दी। स्कूल पहुंचा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई बच्चा, कोई आवाज नहीं। तभी टीवी पर फिर वही खबर, रूसी सेना ने यूक्रेन में घुसपैठ कर ली है। निकोला के मन में भय उठ खड़ा हुआ। उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी। साइकिल पर सवार होकर जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रूसी सैनिक उसके घर में घुस आए थे। नास्तिया के साथ उन्होंने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी। गर्भवती पत्नी को मारते हुए उनकी दरिंदगी नहीं थमी। निकोला ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोशिश की, मगर सैनिकों ने उसे भी बेरहमी से पीटा। आखिरकार जब उन्हें घर में कुछ न मिला तो उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया। जली हुई दीवारों के बीच नास्तिया ने अंतिम साहसिक प्रयास किया। पत्थर उठाकर सैनिकों पर फेंके। इसी पर एक सैनिक ने गोली चला दी। नास्तिया वहीं ढेर हो गई। निकोला की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया राख हो गई। उसका घर, उसका बच्चा, उसकी प्रेमिका, सब कुछ। वह वहीं बैठा रोता रहा, बेसुध, टूट चुका। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने निकोला की हालत देखी, सांत्वना दी और उसकी पत्नी के लिए कब्र खोदने में मदद की। अब निकोला के पास खोने को कुछ नहीं था, बस एक जलती हुई आग थी उसके भीतर, बदले की आग। उसे उसी सैनिक को ढूंढना था जिसने उसकी दुनिया छीन ली थी। उसके पास एक ही रास्ता था, यूक्रेनी सेना में शामिल होना। सैनिकों से गुहार लगाकर वह उनके साथ मिलिट्री बेस पहुंचा। उसका स्वागत नहीं हुआ। सीनियर अधिकारी ने उसे शक की निगाह से देखा, कहीं वह जासूस ना हो। मगर निकोला ने अपने टूटे दिल की सच्चाई बयान की। कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे को मार डाला, घर जला दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक मकसद था, अपने देश की रक्षा और अपनी पत्नी का बदला। यह भावना देख अधिकारी ने उसे सेना में भर्ती कर लिया। अब शुरू हुआ निकोला का असली इम्तिहान। वह एक साधारण इंसान था। सारा जीवन किताबों, अंकों और बच्चों की मासूम दुनिया में बिता था। बंदूक की बनावट, निशाना साधना, युद्ध की रणनीति, ये सब उसके लिए बिल्कुल नए थे। जब बाकी सैनिक आसानी से हथियार असेंबल कर लेते, निकोला पीछे छूट जाता। अफसरों को लगा वह कभी अच्छा सैनिक नहीं बन सकता, पर निकोला ने हार नहीं मानी। उसका ध्यान बस एक जगह था, सीखना और अपने भीतर की आग को शांत करना। रातों को जब बाकी सैनिक सो जाते, निकोला छुपकर अभ्यास करता। हर दिन हर रात वह खुद को बेहतर बनाता गया। एक दिन जब सीनियर अफसर ने उससे उसका कोड नाम पूछा, निकोला ने शांत स्वर में कहा, रेवेन। सब हंस पड़े, पर निकोला ने इसे भी चुनौती की तरह लिया। कोड नाम सम्मान और पहचान के लिए उसे खुद को साबित करना था। इसी दौरान युद्ध के मैदान में यूक्रेन और रूस की लड़ाई तेज हो चुकी थी। रूसी सेना के भीतर भी महिलाएं अब स्नाइपर बनकर सामने आ रही थीं। रूस की इरीना स्टारिकोवा, जिन्होंने एक नन से स्नाइपर बनने की राह पकड़ी, 2014 से अब तक 40 से अधिक लोगों की जान ले चुकी थी, जिनमें यूक्रेनी सैनिक भी शामिल थे। जब वे घायल हुईं
उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया और यूक्रेनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। यह युद्ध अब सिर्फ पुरुषों का नहीं रहा। महिलाएं भी अपने अस्तित्व और देश की रक्षा के लिए हथियार उठा रही थीं। रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में महिलाओं के ग्रुप सोवियत डिजाइन क्लाशनिकोव ने 2023 में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेना शुरू किया ताकि वे खुद और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। इन घटनाओं ने निकोला के मन में ये बात और पक्की कर दी कि युद्ध में अब हर किसी की भूमिका है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, शिक्षक हो या कलाकार। उसे खुद को भी इस नई भूमिका के लिए तैयार करना था। दिन बीतते गए, प्रशिक्षण कठिन होता गया, लेकिन गणित शिक्षक की आदतें, धैर्य, तर्क और सूक्ष्मता, ये सब उसकी ताकत बन गई। लक्ष्य को दूर से देखना, हवा की दिशा और दूरी का अंदाजा लगाना, सब में उसकी गिनती बेहतरीन बनने लगी। आखिरकार निकोला ने खुद को एक कुशल स्नाइपर के रूप में साबित कर दिया। उसकी पहचान अब सिर्फ रेवेन थी, यूक्रेनी सेना का वह चुपचाप मगर अचूक निशानेबाज जिसकी नजरों की धार और दिल में जलती आग दोनों अद्वितीय थीं। वह अपने हर मिशन के साथ अपने खोए हुए परिवार के एक एक टुकड़े को, अपनी आत्मा की शांति को ढूंढता रहा। हर रूसी सैनिक पर निशाना साधते वक्त उसे याद आता था उसकी पत्नी की मुस्कान, उसका अपूर्व साहस और वह छोटी सी लकड़ी की मूर्ति जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। यह प्रतिशोध अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, यह देश की रक्षा, सम्मान की लड़ाई थी। और निकोला जैसे हजारों साधारण लोग जो कभी युद्ध से नफरत करते थे, अब खुद इतिहास के पन्नों में वीरता की मिसाल बनते जा रहे थे। युद्ध के इस नए दौर में जहां महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, वहां निकोला की कहानी हमें यह सिखाती है, कभी कभी हालात इंसान को उसकी कल्पना से परे ले जाते हैं। एक शिक्षक जो कभी बंदूकों से घृणा करता था, वही अब अपने देश की रक्षा के लिए सबसे घातक स्नाइपर बन चुका था। उसकी कहानी सिर्फ एक बदले की दास्तां नहीं, बल्कि साहस, सीखने और अनंत धैर्य की मिसाल है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आस्था और कर्तव्य नहीं छोड़ता और खुद को नए सिरे से गढ़ता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। स्नाइपर्स की कमी एक गंभीर चुनौती बन गई थी। सेना के उच्च अधिकारी बार बार इस चिंता को उठाते थे कि यदि स्नाइपर्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो रूसियों के सामने टिक पाना असंभव हो जाएगा। इसी चिंता के बीच एक सख्त अनुशासित प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जिसमें सभी सैनिकों को बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारी ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, तुम लोग क्या कर रहे हो? कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर कुछ सैनिक धीरे धीरे खड़े हो गए। उनमें से एक था निकोला, एक सामान्य सा लेकिन दृढ़ निश्चयी युवक। जैसे ही उसने खड़े भी होकर अपनी इच्छा जताई, बाकी सैनिक हंस पड़े। उनकी हंसी में उपहास था। उसे लगता था कि निकोला कभी स्नाइपर बनने के काबिल नहीं हो सकता। वरिष्ठ अधिकारी ने भी उसकी ओर संदेह से देखा और बोला, तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो? क्या तुम बंदूक को खोलना और जोड़ना जानते हो? अगर यह नहीं आता तो स्नाइपर बनने के बारे में सोचना भी बेकार है। निकोला ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मुझे खुद पर भरोसा है। मुझे केवल एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। वरिष्ठ अधिकारी ने उसे चुनौती दी, यह है कि बंदूक लो और इसे सिर्फ 20 सेकंड में जोड़कर दिखाओ। निकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और तेजी से बंदूक को खोलने और जोड़ने लगा। उसने यह काम केवल 18 सेकंड में पूरा कर दिया। उसकी फुर्ती देखकर सब दंग रह गए। जो लोग उस पर हंस रहे थे अब तालियां बजा रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हुए और उसे स्नाइपर प्रशिक्षण के लिए चुन लिया। प्रशिक्षण के दौरान निकोला को एक पुरानी बंदूक दी गई, जबकि बाकी सैनिकों को नए आधुनिक हथियार मिले। निकोला ने भी नए हथियार की मांग की, पर वरिष्ठ ने स्पष्ट कहा, अगर तुम्हें आधुनिक हथियार चाहिए तो खुद को साबित करो। मजबूरन निकोला ने वही पुरानी बंदूक अपनाई। प्रशिक्षण में वरिष्ठ अधिकारी ने समझाया, स्नाइपर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। अभ्यास के दौरान वरिष्ठ ने गोलीबारी शुरू कर दी। जो भी सैनिक अपनी जगह से हिला उसे प्रशिक्षण से बाहर कर दिया गया। जब निकोला की बारी आई, वह चट्टान की तरह अडिग रहा। परिणाम स्वरूप उसने यह परीक्षा पास कर ली। अगली परीक्षा और कठिन थी। स्नाइपरों को लक्ष्य केवल एक बार दिखाया गया, फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई।
उन्हें अनुमान लगाकर लक्ष्य पर गोली चलानी थी। कुछ सैनिक सफल हुए, पर जब निकोला की बारी आई, उसकी गोली लक्ष्य से चूक गई। उसकी पुरानी बंदूक के कारण सही निशाना लगाना मुश्किल था, लेकिन सभी जानते थे कि अगर उसके पास आधुनिक हथियार होता तो वह जरूर सफल होता। इसके बाद प्रशिक्षण और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में लक्ष्य पर निशाना साधना था। अन्य सैनिक फ्लेयर की रोशनी में सीधे सीधे निशाना साधने लगे, लेकिन कोई भी सटीक निशाना नहीं लगा पाया। निकोला ने समझा कि फ्लेयर की तेज रोशनी में सीधा निशाना लगाना असंभव है। उसने अपनी गणना और अनुभव का उपयोग किया, दूरी का अनुमान लगाया और एकदम सही निशाना लगाया। सभी हैरान रह गए। इतनी समझदारी और साहस किसी ने नहीं दिखाया था। वरिष्ठ अधिकारी ने निकोला को उसका पसंदीदा कोड नाम दिया, रेवन। दिन बीतते गए, निकोला ने पूरी निष्ठा से प्रशिक्षण लिया। अंततः वह दिन आया जब परीक्षा के परिणाम घोषित होने थे। कर्नल ने निकोला को सलाम किया और कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है। कुछ ही दिन बाद कर्नल ने निकोला को बुलाया और आदेश दिया, अपना सामान पैक करो, तुम्हें मिशन पर जाना है। रूसी सैनिकों ने एक महत्वपूर्ण चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। निकोला और उसकी टीम को वहां भेजा गया। टीम ने अपने लक्ष्य साधे और छिपकर बैठ गई। तभी एक कार आती दिखी जो चेक पोस्ट की ओर बढ़ रही थी। कर्नल ने आदेश दिया कि अभी गोली न चलाएं। रूसी सैनिकों ने गाड़ी की तलाशी ली, पासपोर्ट जब्त किए और जब सब कुछ ठीक लगा तब लोगों को जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जैसे ही उन लोगों ने अपने पासपोर्ट मांगे, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कर्नल ने तुरंत अपनी टीम को गोली चलाने का आदेश दिया। सभी स्नाइपरों ने अपने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया और मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मिशन के बाद जब निकोला बेस पर लौटे तो पाया कि उसके कई साथी वहां नहीं हैं। पूछने पर उसे पता चला कि वे एक और मिशन पर गए हैं। अगले दिन भीषण खबर आई। उस मिशन में कई साथी मारे गए और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रूस का सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर सीरीथा था। कुछ दिन बाद निकोला को एक स्थानीय तकनीशियन की मदद से नया मिशन मिला। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछाईं और अपने स्थान पर छिप गए। रूसी सैनिकों के साथ एक युवक था, इवान। वही इवान जो स्कूल में निकोला को तंग करता था और अब रूसी सेना में शामिल हो चुका था। जब कर्नल ने गोली चलाने का आदेश दिया, निकोला के हाथ कांप गए। वह अपना ही पूर्व छात्र नहीं मारना चाहता था, लेकिन कर्तव्य सामने था। उसने भावना को किनारे रख बारूदी सुरंगों पर निशाना साधा। जोरदार धमाके के साथ सभी रूसी सैनिक मारे गए, जिनमें इवान भी शामिल था। मिशन पूरा हुआ, लेकिन कर्नल निकोला से नाराज था। उसने डांटते हुए पूछा, जब मैंने गोली चलाने का आदेश दिया तो तुम्हें किस बात की चिंता थी? निकोला ने जवाब दिया, उन रूसी सैनिकों में मेरा एक छात्र भी था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना होता है, चाहे सामने कोई भी हो। इस तरह निकोला की यात्रा एक साधारण सैनिक से विशेष स्नाइपर तक पहुंची। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य ने उसे एक असाधारण योद्धा बना दिया। एक ऐसा योद्धा जो न केवल अपने दुश्मनों का सामना कर सकता था, बल्कि अपने भय और भावनाओं को भी जीत सकता था। उसकी कहानी प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर मन दृढ़ हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इवान की मौत पर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि इवान उसका साथी नहीं बल्कि दुश्मन था और रूसी सेना में शामिल होना उसकी खुद की इच्छा थी। इसलिए उसे अब अपने फैसले का परिणाम भुगतना ही था। मिशन पूरा हो चुका था और सभी अपनी बेस कैंप की ओर लौट गए। इस दौरान उसे मिकोला पर पूरा भरोसा था और वह अपना अधिकांश समय मिकोला के साथ ही बिताता था। एक शाम कर्नल ने मिकोला को अपने परिवार की तस्वीर दिखाई। तस्वीर में उसके परिवार के 3 सदस्य थे, 2 बेटियां और पत्नी। कर्नल ने बताया, उसकी बेटियां नहीं जानती कि उनका पिता एक सैनिक है। उसने बेटियों को हमेशा यही बताया कि वह बिजनेस करता है और उसकी पत्नी ने भी कभी बच्चों को सच्चाई नहीं बताई। मिकोला ने भी कर्नल को अपनी कहानी सुनाई, कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोनों की आंखों में थोड़ी देर के लिए भावनाओं का सैलाब उमड़ आया, पर कर्नल ने खुद को संभाल लिया। अगली सुबह उनका अगला मिशन शुरू हुआ। यह मिशन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक दस्ता उसी रास्ते से गुजरने वाला है।
कर्नल और मिकोला जल्दी से तय जगह पहुंचे और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद ही उन्होंने देखा कि 2 रूसी सैनिक अपने बाकी सैनिकों के साथ छुपकर भागने की कोशिश कर रहे थे। मिकोला की नज़र खास तौर पर एक सैनिक पर पीडी, वही जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। मिकोला का गुस्सा चरम पर था। उसने कर्नल से गोली चलाने की इजाज़त मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। मिकोला का गुस्सा अब और बरहच गया। वह फिर से अनुमति मांगता है, लेकिन कर्नल फिर मना कर देते हैं। मिकोला अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और आखिरकार गोली चला देता है। उस सैनिक की मौके पर ही मौत हो जाती है, पर मिकोला की यह जल्दबाजी भारी पीड़ी ढेती है। रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। कर्नल गुस्से में पूछते हैं, ये तुमने क्या कर डाला? लेकिन मुसीबत यहीं नहीं थमती। अब रूस का सबसे घातक स्नाइपर सीरी भी वहीं अपनी पोजीशन पर था। उसे भी उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। कर्नल को अंदेशा होता है कि सीरी आसपास ही है और वह उसे ढूंढने लगता है, लेकिन सीरी पहले ही तैयार बैठा था। उसने कर्नल को सिर में गोली मार दी और कर्नल वहीं शहीद हो गया। मिकोला के लिए यह गहरा झटका था। उसे एहसास होता है कि उसकी गलती के कारण कर्नल की जान चली गई और अब रूसी सैनिकों ने उनकी पूरी लोकेशन जान ली थी। इधर रूसी सैनिकों ने मिकोला पर तेज फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन मिकोला ने हिम्मत नहीं हारी। वह कर्नल के शव को उठाकर पीछे हटता है और किसी तरह दुश्मन के इलाके से बाहर निकलकर अपने बेस पर पहुंच जाता है। मिकोला को कर्नल की मौत का गहरा दुख था और वह खुद को ही उसका जिम्मेदार मानता रहा। उसने वहीं कसम खाई कि वह सीरी को ढूंढकर कर्नल की मौत का बदला लेगा। कुछ दिन बाद खबर मिली कि 2 रूसी स्नाइपर्स देखे गए। मिकोला बिना देर किए नए मिशन पर निकल पड़ा। वह अपनी जगह पर पहुंचा और निशाना साधकर एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन उसी वक्त दूसरे स्नाइपर ने मिकोला के बाजू में गोली मार दी। घायल होने के बावजूद मिकोला ने हार नहीं मानी और दूसरे स्नाइपर को भी ढेर कर दिया। अब बुरी तरह घायल मिकोला एक गुप्त बेस पर पहुंचा, जहां उसने शरीर को कुछ आराम दिया। इसी दौरान आर्मी मेजर का फोन आया। मेजर ने बताया कि जिसने कर्नल को मारा वह स्नाइपर सीरी अब भी जिंदा है और वह रूस की सबसे खतरनाक स्नाइपर मानी जाती है। सीरी ने अकेले ही यूक्रेन के 6 सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स को मार डाला था। उसकी निशानेबाजी में कोई सानी नहीं थी। सीरी का तरीका था, वह एक जगह पर बैठकर पूरी प्लानिंग से अपने दुश्मनों का शिकार करती थी और उनके मारे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर डालती थी ताकि यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल टूटे। अब टीम ने सीरी को ढूंढने की योजना बनाई। 2 टीमें बनाई गईं। एक टीम रूसी सेना पर सामने से हमला करेगी और दूसरी टीम पीछे से आकर उन पर दबाव डालेगी। इसी दौरान मिकोला चुपचाप इमारत के अंदर घुसेगा और सीरी को खत्म करेगा। सब कुछ योजना के अनुसार चला। मिकोला ने इमारत में घुसकर 2 रूसी सैनिकों को चुपचाप मार डाला और अपनी टीम को संकेत दिया। टीम के इशारे पर सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स ने एक एक करके रूसी सैनिकों को मार गिराया। सीरी को एहसास हुआ कि उसके साथी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। वह छत पर गई जहां एक रूसी स्नाइपर पहले से मौजूद था। जब सीरी वहां पहुंची, उसने देखा कि वह स्नाइपर मारा जा चुका है। उसका दिल घबरा गया। उसे समझ में आ गया कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे घेर लिया है। उसने तुरंत बेस पर बैकअप बुलाया, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में 10 मिनट लगने वाले थे। सीरी जल्दबाजी में वापस अपनी पोजीशन पर पहुंची और यूक्रेनी सैनिकों की तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी, जिसे मिकोला की पत्नी ने मिकोला को दिया था और अब वह सीरी के सामने थी। इससे पहले कि सीरी कुछ समझ पाती, मिकोला ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू से मार डाला। लेकिन इस संघर्ष में इमारत में मौजूद एक अन्य स्नाइपर भी सतर्क हो गया, पर मिकोला ने उसे भी मौका नहीं दिया। उस पर ग्रेनेड फेंककर उसे भी खत्म कर दिया। कुछ ही देर में सीरी की बैकअप टीम भी भवन पर पहुंच गई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सीरी अब मर चुकी है। जब